नमस्कार मित्रों, मैं मनोज कुमार प्रभाकर अपने YouTube चैनल गुरु मैटी वाणी पर आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे पास में कुछ फ़ोन आए थे कि पिछले वीडियो में लास्ट के जो 2 मिनट थे उस समय में आवाज़ गायब हो गई थी। इससे मुझे पता चलता है कि मेरा वीडियो लोग पूरा देखते हैं। मित्रों, लास्ट के 2 मिनट में मैंने ये कहा था कि हरसिंगार की 2-4 पत्तियाँ लेकर उनके रस को निचोड़ कर और चम्मच में लेकर अगर रोगी को पिलाया जाए, जिस समय कि ज्वर उसे नहीं हो, यानी कि बुखार नहीं हो, तो उसके बाद फिर ज्वर दोबारा लौट करके नहीं आता है। इससे जो है सो बॉडी का जो इम्यूनाइजेशन पावर है वो भी बढ़ता है। अब मित्रों, मैं आगे बढ़ता हूँ। मित्रों, मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि बैक्टीरियल, वायरल और फंगल, इन किसी भी अवस्थाओं में जब कोई रोग हमारे शरीर पर संक्रमण करता है तो क्या होता है, कैसे ये रोग संक्रमण करता है, और जब अगर ये पता चल जाए कि यह छुआछूत से फैलेगा और पब्लिक एपिडेमिक हो जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा कम्युनिटी, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा विश्व से तबाह होने लगेगा, तब तो एक भी आदमी जीवित नहीं बचना चाहिए। सबको रोग हो जाना चाहिए, सबको ऊपर चला जाना चाहिए, या जिनके पास में वैक्सीन, जिनकी चिकित्सा नहीं हो पा रही, वो तो मर जाएंगे। मित्रों, इतना भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैटी साहब का यह सिद्धांत बताते हैं इलेक्ट्रोपैथी के बारे में कि जब कोई रोग का संक्रमण होता है तो सब हमारे शरीर के जो लिम्फ और ब्लड हैं वही डिस्टर्ब होते हैं। अब यहाँ देखिए, मैं कैसे आपको बताऊँ लिम्फ एंड ब्लड में क्या इम्प्योरिटीज़ आ रही है। मैंने आपको ब्लड के बारे में तो बताया था कि ESR और CRP डिस्टर्ब होता है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ जो सिमेटिक और एसोमेटिक, यानी कि जो लक्षणित, जिसमें लक्षण नहीं उत्पन्न होते हैं या बहुत देर के बाद उत्पन्न होते हैं, वैसे रोगियों के बारे में। उसके पीछे का कारण क्या, वो छुआछूत से बिल्कुल संक्रमित होंगे, लेकिन उसके पीछे का कारण क्या होगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। मित्रों, एस्केलेटरी सिस्टम के तहत जब बॉडी से कोई चीज़ जब सेक्रेट होता है तो उसमें, जब तक स्वस्थ शरीर से सेक्रेट होता है तो उसमें कोई भी चीज़ पाया नहीं जाता। जो मल है, जो यूरिन है, सीमेन है, उसमें सीमेन की मोबिलिटी होगी, प्रोटीन होगा, ये सारी चीज़ें बातें आएंगी। लेकिन जैसे ही उसमें कोई संक्रमण के लक्षण दिखाई देंगे तो आपके शरीर का कहीं से हैमरेज होकर के एरिथ्रोसाइट्स वहाँ मिल जाएगा, लिपोसाइट्स वहाँ प्रेजेंट हो जाएगा, नलिकाएं जो हैं सो कहीं से डिस्टर्ब होकर एपिथेलियल सेल की उपस्थिति दर्ज करा देगी, कहीं बॉडी के अंदर डिजेनरेशन होगा और उसके फलस्वरूप पस सेल जो है सो वहाँ उपस्थित हो जाएगा। अब चाहे नाक के अंदर हो, आँख के टीयर्स में हो, मुंह के स्लाइवा में हो, स्पुटम में हो, हमारे बॉडी के जो स्वेट्स हैं उनके अंतर्गत हो, सीमेन में हो, यूरिन में हो, स्टूल में हो, कहीं भी जो भी चीज़ सेक्रेशन करना है उसमें ये 4 चीज़ें आनी है, कोई एक चीज़ आना ही आना है। कभी कभी संभव है सारी चीज़ें उपस्थित हो जाए, जैसे यूरिन में शुगर की उपस्थिति भी पता चलती है। तो मित्रों, ये जब तक उपस्थित नहीं होगा तब तक हमें कोई भी बाहरी संक्रमण हमारे शरीर को छू नहीं सकता है। इसके पीछे अब आपको बताता हूँ दूसरी चीज़। जब आप किसी का जूठा पानी पी लेते हैं, किसी के पहने हुए वस्त्र अगर आप स्वयं भी यूज़ कर लेते हैं, किसी का आप एक से अधिक संबंध बना लेते हैं, या वो सारे सोर्सेज जिससे कि आप दूसरे के संपर्क में आते हैं,
तो आपके बॉडी का जो एमिनो प्रोटीन है उसका चैनल जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब तक एमिनो प्रोटीन डिस्टर्ब नहीं होगा तब तक कोई बाहरी संक्रमण हो ही नहीं सकता है। अगर आपने मल्टीपल रिलेशन नहीं बनाए, किसी दूसरे का जूठा नहीं खाया, किसी दूसरे का पहना हुआ वस्त्र नहीं पहना, क्योंकि आपका ब्लड ग्रुप और अगले का ब्लड ग्रुप अलग अलग। अगर आपकी ये हॉबी हो गई कि आज आपने अपने भाई का शर्ट पहन लिया, कल चचेरे भाई का शर्ट पहन लिया, परसों मौसेरे भाई का शर्ट पहन लिया। कई स्त्रियों को ये आदत होती है कि अपना वस्त्र लेकर के कहीं निकलेंगे नहीं और जहाँ जाएंगे वहाँ उनका वस्त्र लेकर के जो है सो अपने रिलेटिव का वस्त्र लेकर के पहले धुला हुआ नहीं, थोड़ा सा स्नान करने के लिए यूज कर लिया, फिर अपना वस्त्र पहन लिया। या पुरुषों को भी ये आदत होती है। भाई मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन होती है आदत। वर्षा में भीग गए, दूसरे का कपड़ा लेकर के अपने मित्र के घर चले गए, मित्र का शर्ट पैंट लेकर के पहन लिया। मित्रों अगर आपकी ऐसी आदत है, ये सब परिस्थितियाँ बस ऐसा लोग करते हैं, हर किसी की आदत ऐसी नहीं होती, तो आप अपने बॉडी को जो इम्यूनाइजेशन बढ़ाने वाली जो औषधि हैं उनका सेवन अवश्य करें। चाहे आप हमारे इलेक्ट्रोपैथी में आप बी का सेवन करें या आप घरेलू देसी चिकित्सा पद्धति में दालचीनी वाली मिर्च इसका सेवन कर लें, उनके काढ़ा बना के पी लें, गर्म पानी से स्नान कर लें, उसके बाद अपने वस्त्र फिर से पहन लें। अगर ऐसा करते हैं तो, क्योंकि आपके बॉडी का जो एमिनो प्रोटीन है उसका चैन डिस्टर्ब हुआ। अगर ये चैन डिस्टर्ब हुआ साहब तो दुनिया की कोई ताकत आपको संक्रमित होने से नहीं रोक सकती। जब तक ये चैन आपके हाथ में, आपके कस्टडी में है, दुनिया का कोई संक्रमण, कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती है। मित्रों, एक मित्र का और फोन आया था कि इस बीमारी में गले का प्रॉब्लम हो रहा है, तो इसमें C13 का भी यूज होना चाहिए कि नहीं। मित्रों, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि C13 की कंपोजिशन में रस्टक्स, एलियंथस जी, बेलाडोना, कोनियम मैकुलुटम, बेंसेटॉक्सिकम और पिम्पिनेला है। मित्रों, एलियंथस जी का जो प्रभाव है वह गले पर है, लेकिन थ्रॉट पर है, न कि आज़मेटिक कंप्लेंट पर है। अभी तक मैंने इसका प्रयोग आज़मेटिक कंप्लेंट में नहीं देखा। अगर मुझे कभी रिसर्च में ऐसा मिला तो मैं अवश्य कहूँगा कि इसका प्रयोग किया जा सकता है। लेकिन अगर टॉन्सिल रीजन में अगर इसका टॉन्सिल अगर बढ़ती है तो C13P4B का प्रयोग करने से टॉन्सिल में अवश्य सफलता मिलती है। इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन पर इसका प्रभाव है। अगर म्यूकस मेम्ब्रेन अगर डिस्टर्ब है तो इसका प्रयोग किया जा सकता है C13 का। कोलाइटिस के केस में इसका प्रयोग किया जा सकता है C13 का एस्टिन और B के साथ में या G के साथ में। लेकिन यहाँ पर चूँकि सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो सांस लेने में जब तकलीफ हो तो ऐसी परिस्थिति में हम C13 का यूज तत्कालिक रूप से तो अभी नहीं, मैं मेरा जो अपना अनुभव इसके आधार पर कह रहा हूँ कि ये नहीं कर सकता। अब आगे मैं बताना चाहता हूँ कि इस रोग में खाना क्या चाहिए। मित्रों, जिन लोगों को सीधे सीधे कोविड-19 का प्रॉब्लम है, यानी कि सर्दी, खांसी, बुखार वगैरह है, सांस लेने में तकलीफ को छोड़कर मैं कह रहा हूँ, जिनको सांस लेने में तकलीफ या कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ सर्दी, खांसी, बुखार है, वैसे लोग अगर फल खाना चाहें तो दोपहर 2 बजे के पहले फल का सेवन कर सकते हैं। और कफ बढ़ाने के लिए जो चावल है उसका बहिष्कार करें, ज़्यादा अच्छा होगा। अब जिनको आस्थमेटिक कंप्लेंट है वो भी सुन लें कि चावल का बिल्कुल ही सेवन ना करें, दही का सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। फल भी आप साइट्रस फ्रूट खाएं, लेकिन वो आप जो ठंडा फल है उनका सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब
जिन लोगों को आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस वाले जो रोगी हैं उनको अगर ये कोविड-19 का प्रॉब्लम है तो आर्थराइटिस कोविड-19 ठीक भी हो जाए तो भी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप आर्थराइटिस में भिंडी यानी कि लेडीज फिंगर और पीला वाला जो कद्दू होता है जिसको कोहड़ा कहते हैं, हमारे बिहार के लोग कोहड़ा उसको कहते हैं और इसको गर्ड अंग्रेजी में कहते हैं, इसका सेवन न करें क्योंकि ये जो है आपके ब्लड में यूरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। अब वैसे रोगी जिनका कि किडनी प्रॉब्लम है, नेफ्राइटिस का प्रॉब्लम है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, अगर उनको संक्रमण है तो इन नेफ्राइटिस वाले जिन लोगों को नेफ्राइटिस है, नेफ्रोसिस है, हाइड्रोनेफ्रोसिस है, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी पराठा, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, नान हो, लाछा पराठा हो, आलू पराठा हो या दाल पराठा हो या कोई भी पराठा हो, उसका सेवन, किसी भी प्रकार का पकौड़ा, चाहे वो किसी भी चीज़ का हो, तली हुई कोई भी चीज़ हो, उसका सेवन बिल्कुल नहीं करें। आप इसके साथ साथ कटहल का भी सेवन बिल्कुल नहीं करें, यानी कि भिंडी, कोहरा और कटहल जो है जिसको जैकफ्रूट कहते हैं उसका सेवन बिल्कुल नहीं करें। आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, सरकार के बताए नियमों का पालन करिए, यानी कि स्टे होम एंड सेव लाइफ। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें, एक लाइक का बटन ज़रूर दबाते जाएं और एक लाइक ठोकते जाएं और बेल का आइकन जो है उसको टच कर लें। इसमें कोई पैसा, कोई शुल्क नहीं लगना है और आपको हमारा वीडियो सबसे पहले आपके पास अवश्य पहुंचेगा। जय हिंद, जय भारत।